नीलेश सर, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। मुबारक। मैं कब से इस मुबारक मौके के इंतजार में था कि मुबारक मुझे मुबारक शो पे बुला के मुबारक देगा और मैं उसे कहूंगा कि मुबारक तुझे भी मुबारक हो के मैं आ गया हूं। Everybody goes and comes back from चित्रकूट in 1 day or 2 days। हम लोग वहां 8 रातें 9 दिन रहे और इतने दिन में हमने वहां का एक एक कोना, एक एक चप्पा चप्पा छान मारा और हमें इतना कुछ मिला कि जब हम उसे लिखने लगे तो हमें ये लगा कि एक शहर में इतनी कहानियां हैं, तो अगर हम पूरे रास्ते पे जाएंगे तो कितनी कहानियां मिलेंगी और कितनी चीजें मिलेंगी, कितने अच्छे लोग मिलेंगे, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए हमने फिर डिसाइड किया उस टाइम कि हमें इसको किताब बनाना है। Now in this kind of environment, within 48 hours, getting a publisher like HarperCollins for a first book at an amazing advance, it was a dream come true. And I think it is only the Lord's grace. अपने हाथ में कुछ नहीं होता। ये प्रभु रामचंद्र जी चाहते थे कि हमारे हाथ से ये काम हो, तो उन्होंने हमसे करवा लिया। अच्छा, मुझे नहीं पता था तुम लर्न करते हो। मुझे लगता तुम लोग ऐसे सुन के निकाल देते हो यार, फिर लेक्चर देने लगा, छोड़ो परे, बाद में देखेंगे। Not at all, sir. We always wait for that lecture. Okay, fine. After the Prime Minister Mrs. Gandhi was killed, तो उसके बाद वो कर्फ्यू सा लगा था और उसके बाद एक दिन के लिए राशन वाले ने कुछ 4 घंटे के लिए दुकान खोली थी एंड वी हैड नो प्रोविजंस एट होम। तो मैं उसके बाद लेने के लिए गया तो उसने मुझे कहा कि नहीं, उधार वालों को अभी नहीं देंगे हम, क्योंकि अभी तो कैश के इतने लोग खड़े हैं। तो मैं घर जाकर हमने पैसे ढूंढे तो हमारे पास सारे मिला के कोई 15-16 रुपए निकले होंगे, चेंज इकट्ठी कर करके वो लेके गए। उससे हमने बेसन लिया, उससे घर में आके गेहूं और बेसन की, हमारी मराठियों में एक सब्जी बनती है, वो बनाई और उसके साथ हमने उस दिन खाना खाया। तो सच डेज हैव कम एंड गॉन कि लड़का देखो MBA भी कर रहा है, इतना अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, या मतलब MBA करने वाला था, शायद एडमिशन हो गई थी। आई वाज क्वाइट अ हॉट प्रॉपर्टी एट दैट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, बट देन समवेयर वी मिसकैलकुलेटेड and as a result of just one miscalculation, which was due to inexperience, the business collapsed within 3 months and it went down so much कि जिस फैक्ट्री में मैं जाके खड़े होके रॉब से कहता था एक्सपोर्टर हूँ, यहाँ पे मेरी कोई औकात है, वहाँ पे मैं बाहर खड़ा था और ट्रक में बैंक वाले हमारी मशीनें लेके जा रहे थे और फैक्ट्री सील कर रहे थे और आसपास के लोग खड़े होकर आपस में हंस रहे थे कि यार बड़े बनते थे साले, देखो क्या हाल हो गया इनका। तो वो भी देखा है। उसके बाद सोसाइटी में हमको जो पहले हमें यूं देखते थे वो यूं देखने लगे। All that we have seen. We attended weddings at the City Palace. We attended polo matches. हमें वो लेवल था। सर, ये वेडिंग का एक किस्सा आपने मुझे बताया था, वो ऑटो रिक्शा वाला। हाँ, you know what? तो बुक रिलीज की डेट आ चुकी है, प्री ऑर्डर भी ओपन हो चुका है, तो अभी तो सिर्फ पर्दा उठना बाकी है बुक के सामने से, है ना जी? तो ये सारी बातें आप ही बताइए। ध्यान से देखिए, ये किताब के बारे में अनाउंसमेंट हो रही है। ओके, दिस बुक इज कॉल्ड, इसका शायद ये पहला पॉडकास्ट होगा इस किताब का। पहली वाली किताब का तो तुमको पता है, कई जगह पॉडकास्ट और कई जगह वो हो चुके हैं, लिटफेस्ट अपीयरेंसेस हो चुके हैं। इसका ये पहला होगा। दिस बुक इज कॉल्ड अपराइजिंग, द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, and this is published by West End Books, for whom I currently write. और मुझे ये अगेन ऊपर वाले की करम है कि मुझे वो मोहरा बनाया गया जिसके माध्यम से ये कहानी लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि किसी को नहीं पता इस बारे में। तो उस एक फोन कॉल के इंतजार में, एक दिन के वेट में कि कब वो बुलाएंगे, आप तकरीबन 10 दिन गोवा में बैठे रहे कि जब वो फोन करेंगे मैं पहुंच जाऊंगा। तो दिस इज अगेन दैट हार्ड वर्क दैट हैज गॉन बिहाइंड राइटिंग दिस बुक। तो वो इंसान कौन थे, अगर आप उनके बारे में बता सकें? उनसे और उनसे पहले भी ये कहानी मिली कैसे मुझे। AI सुनने से तो ये बड़ा खुदा लगता है, लेकिन उसको जब पूरा बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो है तो आर्टिफिशियल ही, नेचुरल तो उसमें कुछ भी नहीं है। व्हाट विल AI डू? AI विल पिक फ्रॉम अमंग्स द इनपुट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द नेट एंड फ्रॉम दैट इट विल क्राफ्ट योर स्टोरी and it will work on algorithms, therefore certain specific calculations will be made. तो इसीलिए AI even at its best will be only mechanical. Between doing something mechanically and between doing something from the heart, there will always be a difference. Therefore an author will always survive. Always say yes to life. If I had said no to Raman Banot, I wouldn't have been a commentator. If I had said no to Vikrant Pandey, I wouldn't have been an author. If I had said no to my teacher who asked me at the age of 6 कि play में part करोगे, then I wouldn't have been an actor. I wouldn't have been a voiceover artist. So I've been doing this consciously, subconsciously, all the time. I've been saying yes to life. Hello and welcome back to another episode of The Mubarak Show.
हमेशा की तरह कोशिश रहेगी कि बहुत पॉजिटिव, बहुत नॉलेज वाली बातें आपके साथ आज के एपिसोड में करें। और आज के एपिसोड में पॉजिटिविटी तो भर भर के आने वाली है, बिकॉज आज हमारे साथ एपिसोड में हैं, द मुबारक शो में हैं मिस्टर नीलेश कुलकर्णी। नीलेश कुलकर्णी सर फिलहाल करंटली राइटर हैं। ऑफ कोर्स साथ में एक बिजनेस भी चल रहा है जो काफ़ी सालों से चल रहा है, राइटर बाद में बने। बट राइटर बनने से पहले की जर्नी बहुत ही डिफरेंट रही है, बहुत टफ जर्नी रही है, आई मस्ट से दैट। उसमें वो दौर भी था जिसमें फैमिली बिजनेस को बहुत फ्लरिश करते हुए देखा, उसमें वो दौर भी था जिसमें उसी बिजनेस का डाउनफॉल देखा, और इस हद तक डाउनफॉल आया कि बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया। लॉसेस इतने रहे कि एक टाइम ऐसा भी आया कि एक टाइम का खाना खाने के भी गुंजाइश नहीं थी, कि भी रुपए नहीं थे घर में। इस हालात से गुजरना कितना मुश्किल रहा होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि इस टाइम हमारे पास ना पैसा हो, ना कुछ असेट्स रहे हों, ना कुछ सामान भी रहा हो कि हम सामान को बेच के हम कुछ खा सकें, अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें। उस टाइम को भी देखा, वहाँ से उठे, एमबीए भी की, एमबीए करने के बाद जॉब्स करी, जॉब के बाद भी अपना बिजनेस किया, एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद राइटिंग, थिएटर, वॉइस ओवर्स, मैजिक, बहुत कुछ क्रिएटिव है जिसकी बातें आज होने वाली हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस सब के अलावा होने वाली है, नीलेश सर की नेक्स्ट बुक नेक्स्ट वीक रिलीज हो रही है। उस बुक के बारे में भी डिस्कशंस करेंगे और उसका नाम भी सर ही रिवील करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सो इन सब बातों के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स विद अ सिग्नेचर स्टेटमेंट। नीलेश सर, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। मुबारक। मैं कब से इस मुबारक मौके के इंतजार में था कि मुबारक मुझे मुबारक शो पे बुला के मुबारक देगा और मैं उसे कहूंगा कि मुबारक तुझे भी मुबारक हो, कि मैं आ गया हूं। थैंक यू सो मच। ये मैंने बहुत पहले से सोच के रखा हुआ था, इसलिए बहुत स्पॉन्टेनियसली नहीं आएगा। बिकॉज मैंने जब तेरा एपिसोड देखता था, जब तू ये कहता था, तो मेरे दिमाग में चलता था कि जब मुझे बुलाएगा तो मैं इसको बोलूंगा क्या इसके बाद। तो इसलिए सोच के रखा हुआ है, रिहर्स लग रहा है, बाकी सारा स्पॉन्टेनियस रहेगा, मस्ती से एकदम। सर ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी कि तू हमेशा सिग्नेचर स्टेटमेंट देता है ना, आज तेरी सिग्नेचर स्टेटमेंट का मैं जवाब दूंगा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही पॉजिटिव तरीके के साथ शो की शुरुआत हुई है। एंड ऑडियंस को मैं बता देना चाहता हूं कि जितनी पॉजिटिवली और जितनी हम्बल तरीके के साथ सर ने ये बात शुरू की है, सर से यही चीज़ हम हर बार सीखते हैं। चाहे मैं सर के पास दिल्ली जाऊं, चाहे सर हमारे पास मोहाली में आए, जहां भी मिलें, जब भी बात हो, 10 मिनट के लिए भी बात हो, तो वो लाइफ लेसन्स मिल जाते हैं 10 मिनट में। आपके साथ, आपके सामने तकरीबन पौने घंटे, 1 घंटे की बात होने वाली है। आई डोंट थिंक 1 सेकंड भी आपको छोड़ना चाहिए। सर, आज की शुरुआत, इस बात की शुरुआत पहले एक बहुत पॉजिटिव नोट पे करते हैं। आपने अपनी पहली बुक लिखी इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा। ये मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूं और आपसे भी मैं इसके बारे में पूछना चाहूंगा। जहां जहां भगवान राम जी ने ट्रैवल किया, जी, आपने हर उस जगह पे ट्रैवल किया ताकि उस बुक को लिखना है तो हर एक चीज को तय तक समझा जाए। बिल्कुल। श्रीलंका में केव्स में भी जहां बताया जाता है कि भगवान राम जी गए, आप वहां पे खुद गए, सिर्फ यूट्यूब पे देख के या किताबों से पढ़ के आपने नहीं लिखा। तो आपने सारी जर्नी खुद एक्सपीरियंस की, और वो सब करने के बाद ऑफ कोर्स जब बुक को लिखा तो उसका रिस्पॉन्स तो अच्छा आना ही था। इतनी मेहनत के बाद तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गए होंगे मेरे ख्याल में। 3 साल हो गए टोटल। 3 साल हो गए। 21 में पब्लिश हुई थी। Okay. और मेरे ख्याल से तब से अब तक रेगुलरली किसी ना किसी कैटेगरी में बेस्ट सेलर चली रही है। तो और almost हर 3 साल से महीने बेस्ट सेलर चल रही है। हाँ, मतलब कभी जाती है, कभी तीसरे नंबर पे, कभी 5वें पे, बट चलती रहती है रेगुलरली। इट्स सेलिंग वेरी रेगुलरली। आज भी रेगुलर सेल है उसकी। अमेजिंग। और लोग, अच्छा, सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेल तो आप कुछ भी ट्रैश लिख दोगे हो जाएगा। लोग पढ़ते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दिल से अप्रिशिएट करके, फोन करके। अब परसों मुझे लंदन से फोन आया था कि आपकी किताब कोई लेके आया है, हमने पढ़ी है, एंड वी वांट टू हियर यू स्पीक अबाउट इट। तो जब उन्होंने वो किताब पढ़ी, उसके बाद उन्होंने मुझे यूट्यूब और अलग जगहों पे गूगल किया और मेरे जो भी अलग अलग पॉडकास्ट थे वो सुने, तो दे वर सो हैप्पी दैट दे नॉट ओनली सेड कि हमें आपको सुनना है घंटे भर के लिए, बट दे सेड आप लंदन आ जाओ, हम आपको लेके जाते हैं जगह जगह पे, एंड यू टॉक टू पीपल अबाउट इट। नाउ दैट इज द रियल कमाई, कि लोग सुनते हैं, सुन के आपसे जुड़ते हैं, yes, और जुड़ के आपके साथ आगे चलना चाहते हैं। So that is the real earning of the book, not just the sales. बिल्कुल सर। अब इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, बिकॉज ये जो लोगों की कमाई, लोगों के प्यार की कमाई की हम बात कर रहे हैं,
ये बुक रिलीज के बाद की बातें, मेहनत का रिजल्ट है। उस मेहनत से पहले की अगर बात करें तो व्हाई स्पेसिफिकली दिस टॉपिक? घर पे बैठ के भी बहुत से टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं, बट भगवान राम जी की जर्नी एक तरह से सारी खुद तय करना, उन सब जगह पे जाना, उन चीज़ों बातों को समझना और फिर बुक लिखना, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? अरे यार, मैं ऐसा ना मतलब लंबा थॉट प्रोसेस करके नहीं चीज़ें करता। चीज़ सामने आ जाती है, उसको हाँ कर देता हूँ, फिर उसको जीता हूँ, जीते जीते कुछ ना कोई रास्ता बन जाता है। दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। जैसे मेरा मित्र है विक्रांत पांडे, जो मेरा को ऑथर भी है इस किताब में। हम लोग 35-40 साल से दोस्त हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट साल में 2 बार तो इकट्ठा घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोग जयपुर गए हुए थे, होटल रूम में बैठे थे, बीवियाँ शॉपिंग करने गई थी, तो अपना गम गलत करने के लिए कोई ना कोई बातचीत तो करनी है, ताकि टेंशन ना हो कि कितने पैसे खर्च होंगे। तो हम लोग बात करने लगे। जब बात करने लगे तो विक्रांत ने मुझे पूछा कि तुझे पता है चित्रकूट कहाँ है? और उसने एक भारत का नक्शा मेरे सामने रख दिया। मैंने उसको बोला, देख अप्रॉक्सीमेटली यहीं कहीं है। तो कहते हैं तो 500 किलोमीटर का एरिया है, इसमें कहाँ ढूंढेंगे? तुझे पता है रामायण में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? नहीं पता तो है, रामायण में चित्रकूट है, क्या इंपॉर्टेंस है मुझे पता नहीं है। तो देन वी डिसाइडेड कि यार घूमते तो हैं इतना, चलो घूम के आते हैं, और अगर वहां जाके हमें कुछ अच्छा लगा, कुछ स्टोरीज मिली, कुछ हुआ, तो हम इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख देंगे, कहीं कहीं छपवा देंगे या ब्लॉग में डाल देंगे, कहीं डाल देंगे, इसी बहाने घूमना हो जाएगा। तो हम गए चित्रकूट समवेयर इन 2020, जुलाई और अगस्त 2020, when we had no plans to write the book. Everybody goes and comes back from चित्रकूट in 1 day or 2 days. हम लोग वहाँ 8 रातें 9 दिन रहे, और इतने दिन में हमने वहाँ का एक एक कोना, एक एक चप्पा चप्पा छान मारा, और हमें इतना कुछ मिला कि जब हम उसे लिखने लगे तो हमें ये लगा कि एक शहर में इतनी कहानियां हैं, तो अगर हम पूरे रास्ते पे जाएंगे तो कितनी कहानियां मिलेंगी, और कितनी चीजें मिलेंगी, कितने अच्छे लोग मिलेंगे, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए हमने फिर डिसाइड किया उस टाइम कि हमें इसको किताब बनाना है। तो किताब बनाने के लिए फॉर्मेट जैसा होता है, आपको पता है, आप एक समरी, बुक की समरी बनाते हो, और आप एक चैप्टर लिखते हो, आप चैप्टर का पूरे चैप्टर की लिस्ट बनाते हो, एंड देन यू सेंड इट आउट। सो वी डिड दैट एंड वी सेंट इट आउट। वी सेंट इट आउट to an agent who is supposed to be the number 1 agent in the country, and reaching him is the most difficult task. उसके बाद पब्लिशर मिलना कई बार आसान हो जाता है। We sent it to him on a mail at 8 in the morning. 7:30 और 8 in the morning we got a call saying please 24 hours तक इसकी बात किसी से मत करना, मैं तुम्हारी किताब प्लेस करवा देता हूँ। And you will be surprised, or we were really shocked to know कि within 24 or 48 hours HarperCollins, Penguin and Bloomsbury were bidding for the book. And as a result of the bidding, 4th day we got the advance for the book, which is like, it is an unheard amount for a new author. That's the kind of grace that the Lord showered on us. सर, मैं यहाँ पे आपको सॉरी इंटरफियर कर रहा हूँ, बट मैं सबको बता देना चाहता हूँ प्रोसेसेस के बारे में। जिन बड़े पब्लिशर्स की आप बात कर रहे हो, उनका एक जो क्राइटेरिया है उन तक अप्रोच करने का, इट इज वेरी क्लियर ऑन देयर वेबसाइट्स एज वेल। हमें अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट उनको ईमेल करनी पड़ती है, और उन्होंने क्लियरली बता रखा होता है कि इतना टाइम ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल नॉर्मली जैसे 90 days to 6 months, एंड दैट आल्सो इट इज अ नोशनल थिंग, क्योंकि वो ये कहते हैं कि 90 दिन के बाद भी, यू डोंट कॉल अस, वी विल कॉल यू इफ वी नीड यू, एंड इफ वी डोंट कॉल यू, that means it is out. After 90 days, stop even looking at the website. Now in this kind of environment, within 48 hours getting a publisher like HarperCollins for a first book at an amazing advance, it was a dream come true. And I think it is only the Lord's grace. अपने हाथ में कुछ नहीं होता, ये प्रभु रामचंद्र जी चाहते थे कि हमारे हाथ से ये काम हो, तो उन्होंने हमसे करवा लिया। तो ये उनका काम है, मेरा काम नहीं मानता मैं, ना ही इसकी सक्सेस में कोई क्रेडिट मेरा है, ये क्रेडिट सारा आया है। इट इज हिज ब्लेसिंग्स व्हिच आर शावर्ड अपॉन मी, एंड इफ यू आर ब्लेस्ड, यू डू योर बेस्ट। अमेजिंग सर, एंड ये जो ग्रेटिट्यूड है, यही आपको हमेशा ग्राउंडेड रखता है, और आप हमेशा ये बातें हमें भी समझाते हो, बातों बातों में सिखाते हो। आप ज्ञान की तरह नहीं बताते हो, बट आपकी बातों में से हमेशा रिफ्लेक्ट करती हैं ये चीज़ें, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स। अच्छा, मुझे नहीं पता था तुम लर्न करते हो, मुझे लगता तुम लोग ऐसे सुन के निकाल देते हो यार, फिर लेक्चर देने लगा, छोड़ो परे, बाद में देखेंगे। नॉट एट ऑल सर, वी ऑलवेज वेट फॉर दैट लेक्चर। ओके, फाइन, बट सर, लुक आउट फॉर मोर। अभी थोड़ा इस बुक से पहले की जो जर्नी के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया, वो बातें भी करनी जरूरी हैं। आपने बुक का थॉट प्रोसेस तो बताया, उसके बाद की जर्नी भी बताई कि बुक कैसे रिलीज हुई, बुक रिलीज होने के बाद अब कैसा एप्रिसिएशन मिल रही है आपको, वो भी बताया आपने। हाँ, वो एक्चुअली इस समय तो
जो sale of the book is another matter altogether. We connect to people. But besides that, now it is available in Hindi, it is available in paperback and hardcover. It is being translated into Marathi, Gujarati and Bangla. And for an audio book, we are talking to Tamil, Telugu and Malayalam. So virtually, matlab, all over the country, the book will be there by the middle of 25. And there is also a 6-part docu-series, as you know, made by Applause Entertainment, which is expected to come out anytime. So congratulations. It's, by the grace of God, it's doing well. Congratulations once again, sir, for the success. Yes. But sir, अब इस सक्सेस से पहले की वो जो हार्डशिप्स हैं, अब उसके बारे में भी आप ही डिटेल में बताओ. सो द थिंग इज, जितना आपने मुझे बताया, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे और एमबीए में एडमिशन आई थिंक हो गया था या होना था, उस टाइम पे आपका फैमिली बिजनेस काफ़ी ग्रो किया, बहुत कम टाइम में अच्छा खासा ग्रो किया, और उस ग्रोथ के चलते शायद कुछ सीखने में या कमियां रह गई, कुछ ध्यान नहीं रहा, किसी वजह से बहुत मेजर लॉस हुआ. और वो मेजर लॉस इस हद तक के बिजनेस बिल्कुल ही बंद हुआ, इस हद तक बंद हुआ कि लॉसेस कवर करने के लिए असेट्स भी सेल ऑफ करने पड़े. तो बहुत कुछ हुआ. मतलब आई रियली डोंट वांट टू अटर इट आउट फ्रॉम माय माउथ, बहुत डिफिकल्ट लगता है बोलना. मतलब इस हद तक आपने बताया कि मुबारक, हमें पेनीज भी इकट्ठी करनी पड़ रही थी, कॉइन्स ढूंढने पड़ रहे थे कि हम कैसे खाना खाएं आज का. ये हुआ था आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी वाज किल्ड. तो उसके बाद वो कर्फ्यू सा लगा था, और उसके बाद एक दिन के लिए राशन वाले ने कुछ 4 घंटे के लिए दुकान खोली थी. एंड वी हैड नो प्रोविजंस एट होम. तो मैं उसके पास लेने के लिए गया, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, उधार वालों को अभी नहीं देंगे हम, क्योंकि अभी तो कैश के इतने लोग खड़े हैं. तो मैं घर गया, घर जाकर हमने पैसे ढूंढे, तो हमारे पास सारे मिला के कोई 15-16 रुपए निकले होंगे, चेंज इकट्ठी कर करके वो लेके गए. उससे हमने बेसन लिया, उससे घर में आके गेहूं और बेसन की, हमारी मराठियों में एक सब्जी बनती है, वो बनाई, और उसके साथ हमने उस दिन खाना खाया. तो such days have come and gone. But that is part of learning. What was the reason? मतलब वो business shut down होना या वो phase थोड़ा please explain. वो बताता हूँ. वो actually my father was the original entrepreneur. मतलब he was actually at one time he was a stage magician. He used to go all over the country performing magic shows, जो मैंने भी उनके बहुत बार देखे हैं, उनको असिस्ट भी किया है. पर वो बड़ी खाना बदोश सी जिंदगी थी ऑफ अ मैजिशियन, जगह जगह शहर शहर जाना. तो जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने अपने बेसिक डिसिप्लिन को रिवर्ट किया, और वो ऑल इंडिया रेडियो में सर्विस करने लगे. ही वॉज अ जर्नलिस्ट, तो ही वॉज वर्किंग देयर. लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा उनके अंदर भरी हुई है. तो उनको था कि अपने को कोई बिजनेस करके बड़ा बनना है, मुझे ऐसे साल के साल इंक्रीमेंट लेते लेते रिटायर होकर पेंशन नहीं खानी. आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग. सो वी स्टार्टेड अ बिजनेस इन विच वी वर मेकिंग सम ब्रास कॉम्पोनेंट्स एंड एक्सपोर्टिंग देम. सो दिस वी स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. एंड in my second year and third year of college, up to the middle of my third year of college, it like rose like this. We were exporting to UK, regular consignments जाती थी, factory थी, it was running in 3 shifts. We बहुत बड़े तो नहीं, but we were employing 90-100 people at that time. And I used to go to college, from college go home, pick up the car, go to the factory, stay there up to 9-9:30, come back home, have food, study, again go to college next day morning. ये मेरा उस time routine हुआ करता था. So it rose like this. So I have seen that rise, that prestige that goes with a rise, and like, I mean, मराठी समाज में I was a very hot property कि लड़का देखो MBA भी कर रहा है, इतना अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, या मतलब MBA करने वाला था, शायद एडमिशन हो गई थी. I was quite a hot property at that time, point of time. But then somewhere we miscalculated, and as a result of just one miscalculation, which was due to inexperience, the business collapsed within 3 months. And it went down so much कि जिस फैक्ट्री में मैं जाके खड़े होके रॉब से कहता था एक्सपोर्टर हूँ, यहाँ पे मैं, मेरी कोई औकात है, वहाँ पे मैं बाहर खड़ा था और ट्रक में बैंक वाले हमारी मशीनें लेके जा रहे थे और फैक्ट्री सील कर रहे थे, और आसपास के लोग खड़े होके आपस में हंस रहे थे कि यार बड़े बनते थे साले, देखो क्या हाल हो गया इनका. तो वो भी देखा है. उसके बाद सोसाइटी में हमको जो पहले हमें यूँ देखते थे वो यूँ देखने लगे. All that we have seen. From there in the middle of my MBA, I think this was at its peak. हालांकि MBA में एक समर ट्रेनिंग होती है ना, उस समर ट्रेनिंग में मैंने अपनी फैक्ट्री में कोशिश की कि सारे फंडे लगाऊं, कुछ भी करूं, इसको एक बार लास्ट चांस देते हैं, बट इट डिडंट वर्क आउट. सो बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय MBA, वी हैड क्लोज डाउन. नॉट ओनली क्लोज डाउन, वी हैड डेट्स, वी वर बैंकरप्ट, एक्चुअली बैंकरप्ट. घर के गाड़ी बेची, एक बाबा के पास बाइक थी, मोटर बाइक बेची, घर की पुश्तैनी चांदी 3 बोरियों में भर के बेची सरवाइव करने के लिए. बड़े बड़े बर्तन थे वो सारे बेचे, सब कुछ बेचा, व्हाट वी हैड, जस्ट इन ऑर्डर टू सरवाइव. एंड इन द एंड मुझे एक याद है, बड़ा
इट्स अ वेरी टचिंग इंसिडेंट कि वो एक लेबरर था हमारा, अमरीक सिंह, मुझे उसका नाम याद है, उसकी हाइट छोटी सी, ज़्यादा बोलता नहीं था, मुंह पे इसके चेचक के दाग थे. आई कैन सी दैट पर्सन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑल्सो वेरी क्लियरली, कि उसने मुझे कह रखा था बाबूजी भीख मांग लूंगा, रात को चोरी करूंगा, जेब काटूंगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा, आप नहीं दे सकते पैसे, मत दो मुझे. तो जब सब बंद हो गए तो हमने कहा इसको तो रखेंगे कहाँ. तो वी कॉल्ड हिम एंड वी सेड यार तू जा कल से, बट वी हैड नथिंग टू पे हिम. तो मेरी जो कॉलेज जाने की साइकिल थी, फिर हमने उसको साइकिल दी, उसको बोला तू साइकिल बेच के जो 100-200 रुपये आए भैया, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है. तो हम उसको हाथ जोड़ रहे थे और वो हमको हाथ जोड़ रहा था. वी केम टू दैट स्टेट. सो देन आई स्टार्टेड माई जॉब. ऑफ कोर्स द जॉब वेंट वेल. आई वॉज अ management trainee, then assistant manager, branch manager at the age of 25-26, and I was a regional manager when I quit. Within 3 years I became a regional manager. So I was doing very well for myself career wise, traveling, staying in all-star accommodation, taking flights because the company was paying them, mixing with all top people. Like Jaipur mein main posted tha as a branch manager, so one of my very special friends word in quotes was His Highness Maharaj Bhavani Singh of Jaipur. He would regularly say, अरे उसको बुला के लाओ यार, बात करनी है. And I had such free access to his office कि उनके ऑफिस के बाहर अर्दली जो है वो रोकता नहीं था. मतलब मैं आया हूं तो मैंने दरवाजा खोलना है और अंदर जाके उनके पास बैठ जाना है. दैट लेवल ऑफ थिंग. वी अटेंडेड वेडिंग्स एट द सिटी पैलेस, वी अटेंडेड पोलो मैचेस, हमें वो लेवल था. सर ये वेडिंग का एक किस्सा आपने मुझे बताया था, वो ऑटो रिक्शा वाला. हाँ, यू नो व्हाट, वो बता रहा हूँ. महाराज के छोटे भाई महाराज जयसिंह की शादी थी, एंड ऑब्वियसली वी वर इन्वाइटेड. तो the invitees included all Maharajas, Kota, Bundi, Jodhpur, Jaipur, Alwar, Banaras, all Maharajas were there, royal families were there, and there were 3 non-Maharajas. One was I, one was the palace doctor and the palace lawyer. So we were only 3. अब हम अपने जैसे थे, मतलब उनके सामने तो भुक्कड़ी थे बिल्कुल, हमें कोई पता ही नहीं कैसे तहजीब क्या होती है. मैं और सरिता दिल्ली में पोस्टेड थे, दिल्ली से हम जयपुर चले गए और बोला सिटी पैलेस जाना है, सब शाम को शादी है, तो अब कैसे जाए, गाड़ी तो दिल्ली में है. तो हमने ऑटो कर लिया और ऑटो करके हम महाराज की शादी में चले गए. और जब हम वहां त्रिपोलिया गेट से हमारा ऑटो अंदर जाने लगा तो गार्ड आया भागता हुआ, रुको रुको रुको, ये महाराज साहब का गेट है, आप कैसे जा रहे हो अंदर. वो जोर से चिल्ला के बोला. तो हम भी मतलब महाराज साहब के गेस्ट थे, हमने कार्ड निकाला, उसको बोला हमको महाराज साहब ने बुलाया है. तो वो बेचारा पागल सा हो गया कि उसको लगा कि हमारे हुक्म को कुछ हो तो नहीं गया कि ऐसे ऐसे फटीचर बुला रखे जो ऑटो में आ रहे हैं अंदर. बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सिटी पैलेस जयपुर एक ऑटो जो है त्रिपोलिया गेट से अंदर गया, एंड वी अटेंडेड दैट वेडिंग. एंड अंदर क्या ऑपुलेंस, मतलब वी हैव सीन चांदी के इतने बड़े बड़े 4 आदमी उसमें खड़े हो जाए, इतने बड़े बड़े बर्तन और सोने की प्लेटों में खाया, ऑल दैट स्टफ वी हैव डन. बट एनीवे फैक्ट रिमेंस दैट वी वर ऑपरेटिंग एट दैट लेवल ऑफिशियली. पर्सनली जितनी मेरी सैलरी आती थी, आधी सैलरी में काम चलाते थे, आधी सैलरी पुराने कर्जे बिटाने में जाती थी. सो ऑल थ्रू माई जॉब आई वॉज apparently so influential, apparently so good, but money in the pocket, almost nothing. तो वो कैसे हमने सारे निपटाए, कैसे लोगों के कर्जे वापस किए, the Lord was kind, we could manage it. तो हो गया. और उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया. एंड इंसिडेंटली जो तुझे नहीं बताया वो ये है कि अपना बिजनेस शुरू करने के बाद भी 2 बार बैंकरप्सी हुई. मैं फिर बनाया बिजनेस दोबारा. तो जो आज तुम करते हुए देख रहे हो, दिस इज द 3rd बिजनेस आई हैव बिल्ट. हो जाता है कई बार पार्टनर ने धोखा दे दिया, एक बार मतलब कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, कोई मेजर प्रोजेक्ट में रिस्क लिया, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसमें से पेमेंट नहीं आई. तो 2 बार वी वेंट डाउन टू जीरो. आई अगेन स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. एंड दिस व्हाट बिजनेस यू आर सीइंग नाउ इज माय 3rd बिजनेस विच आई हैव बिल्ट aside from my father's business. And the God has been kind. We are taken care of, and हमने जो भी जिंदगी में करना था, मतलब ऐसा ठीक है 39 ईयर्स से कर रहा हूँ. 85 में स्टार्ट किया था, अभी इट्स नाउ 39 ईयर्स. तो 39 साल में ऐसा नहीं कि कोई ह्यूज बड़ा वो बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ. लेकिन भगवान ने किसी भी जरूरत को अधूरा नहीं रहने दिया. वी हैव ट्रैवल्ड टू द बेस्ट प्लेसेस. वी ट्रैवल 3-4 टाइम्स इन ईयर. दोनों बेटियां ब्याही, मकान बनाया, ऑफिस लिया, व्हाटएवर वी डिड. तो वी वर एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स टू आवर सेटिस्फैक्शन. बाहर से देख के आप कहोगे क्या है यार, क्या ऑफिस है, कहाँ रहता है, कहाँ गया है, तू कौन सा स्विट्जरलैंड 4 बार चला गया, तू तो यहीं तक गया. दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज जो मैंने करना चाहा वो सब कुछ जिस स्टाइल में मैंने करना चाहा उस स्टाइल में करने के लिए भगवान ने दिया. अब आपको और क्या चाहिए.
यस सर, दैट्स अ स्टोरी। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लाइफ को आप देखते हो। एंड अगेन मतलब जितनी तारीफ की जाए इन बातों की, जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। बट सर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आपको पॉजिटिव देखने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। आप नेगेटिव देखोगे तो आप किसका नुकसान कर रहे हो? बाहर से देखने वाले तो नेगेटिव पे भी हंस सकते हैं, पॉजिटिव पे भी हंस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनका क्या फर्क पड़ता है? व्हाट मैटर्स इज कि आपको अगर आगे बढ़ना है। मैं इतना सब कुछ रीबिल्ड कर पाया इतनी बार, या इतनी सारी चीजें कर पाया जो मैं करता हूं, इट इज ओनली बिकॉज यू हैव फेथ इन द लॉर्ड, यू हैव फेथ इन योर फैमिली एंड यू हैव फेथ इन योरसेल्फ। अमेजिंग सर। और सर ये सारे काम जो आप चलो जॉब बिजनेस सारा आपने गिनवाया, बट आपने अपने जो क्रिएटिव हॉबीज थी वो हमेशा साथ में कंटिन्यू करी। हाँ। तो उसमें थिएटर, वॉइस ओवर, ये सब कुछ आता है, नॉट जस्ट इन इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप ये सारा कुछ कर रहे हो। तो हाउ डिड यू कैरी फॉरवर्ड विद ऑल दीज क्रिएटिव हॉबीज? I was, so to say, born into them because, like I told you, my father was a stage magician because that was his passion and hobby. He used to perform. एक ज़माने में उनके पास इतना बड़ा ट्रूप था कि जैसे पीसी सरकार वगैरह के आप शोज देखते हैं बड़े बड़े मैजिशियंस के, वैसा शो वो करते थे. So he was always creative. Father was doing theatre. My mother used to do theatre. And I went on stage for the first time at the age of 6 when I played a role in a school play. एंड देर आई गॉट द लीड रोल. तब से मुझे चस्का पड़ गया कि लीड रोल ही करना है, बाकी करना ही नहीं कुछ. देखी जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. सो देर आई डिड द फर्स्ट प्ले. देन ऑलमोस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड 2 to standard 11 every year the school play had to have me. And when I quit that, then by that time I had gone into semi-commercial theatre also. I had started doing professional theatre. I had started doing radio. I had started doing television. I had started doing voice overs. तो क्योंकि मैं because मैं थिएटर करता था तो मुझे चिल्ड्रंस प्रोग्राम में अपॉर्चुनिटीज मिली ऑल इंडिया रेडियो के अंदर काम करने के लिए. आई डिड एन ऑडिशन, दो माई फादर यूज्ड टू वर्क देयर, बट जान पहचान से नहीं. आई गॉट आई हैड टू गो थ्रू एन ऑडिशन टू चेक द वॉइस क्वालिटी एंड ऑल. व्हेन इट वाज अप्रूव्ड आई टुक कॉल. अब उसमें मुझे 9 साल या 10 साल की उम्र में पहली बार क्या मतलब, इट्स अ गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ. मैंने वो चखा जिसे लोग शायद स्टारडम कहते हैं. मतलब उन दिनों में ऑलमोस्ट नहीं, विदाउट फेल, फ्रॉम द एजेस ऑफ 9 to the ages of 13 or 14, हर संडे को मेरा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होता था वहां पे किसी न किसी चिल्ड्रंस प्रोग्राम में. अक्सर कार महीने में दो होते थे रिकॉर्डिंग्स, और कई बार 3 भी होते थे. तो आई वॉज रिकॉर्डिंग इन वन स्टूडियो एंड 2 प्रोड्यूसर्स वहां बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि कब इसका खत्म होगा तो हम इसको लेके जाएंगे. मैं बाहर जाऊंगा तो लोग नीलेश यार मेरे वाला पहले करा दे, बाद में इसको करा दे. मुझे लगता था यार अपन तो लाइक क्या चीज बन गए करने के लिए. तो दैट वाज आई हैव टेस्टेड दैट एट दैट टाइम. एंड दैट टाइम मुझे 5 रुपए मिलते थे रेडियो का चिल्ड्रंस प्रोग्राम करने के. तो किसी संडे पे 15 रुपए कमाता था और उसका मिलता था चेक. और मैं अकेला बच्चा था क्लास में जिसका बैंक अकाउंट था. तो मेरे चेक को पापा जमा नहीं कराते थे, मैं खुद जमा कराता था. आई यूज्ड टू वॉक इनटू द बैंक. देना बैंक था करोल बाग का, मुझे याद है. मैं बड़ी तड़ी से जाता था, चेक जमा कराता था, तीसरे दिन जाके उसके पैसे निकाल के लाता था 5 रुपए, और लगता था कि हम तो मतलब टाइकून हो गए अब इससे. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग जिंगल्स, आई स्टार्टेड डूइंग एड्स चिल्ड्रंस प्रोग्राम में. क्योंकि मुझे माइक का अदब पता था, आवाज़ कैसे रेज करनी है, कैसे घटानी है, इन्फ्लेक्शंस कैसे लाने हैं, सब. तो मुझे किसी ने नोटिस किया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग एड्स. तो एड्स वर पेइंग मी 25 रुपीज अ डे. तो तब तो मतलब लाइक ऐश की तो लिमिट ही नहीं रही. देन आई स्टार्टेड डूइंग टेलीविजन एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ टेलीविजन प्लेज विद सई परांजपे. सई परांजपे प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ मूवीज विद अमोल पालेकर एंड फारूक शेख एंड ऑल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया. 15 रुपए मुझे तब मिलते थे. एंड देन शी टुक मी इनटू हर प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप. सो आई स्टार्टेड डूइंग प्रोफेशनल थिएटर एट 100 रुपीज अ डे. तो जिस दिन 100 रुपए मिलते थे उस दिन तो माँ के लिए साड़ी लेके जाता था कि यार आज तो मतलब बच्चा कमा के लाया टाइप. सो आई हैव डन ऑल दैट इन दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम. इट नेवर रियली गॉट कट ऑफ. बीच में कुछ साल जब ये मैक्सिमम क्राइसिस चल रहा था बिजनेस का, तो थिएटर नहीं हुआ. लेकिन अगेन व्हेन आई टुक अप माय जॉब, उसके बाद फिर उससे रिकनेक्ट हो गए. मेरे गुरु हैं अरविंद दीक्षित जी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तूने थिएटर बहुत साल से नहीं किया तो तू भी कर. तो उस टाइम शादी हो गई थी. यू नो माय वाइफ इज अ पंजाबी. मैंने बोला जी तभी करूंगा जब वोटी भी करेगी, क्योंकि अगर मैं रोज रात को रिहर्सल में जाऊंगा, ये घर पे रहेगी तो कुड़कुड़ करेगी, फिर घर आके लड़ाइयाँ होंगी. तो इससे अच्छा कि इसको भी ले चलो. तो ही सेड कि इसको मराठी तो कम आती है. मैंने कहा वो मेरी जिम्मेवारी है. तो इट इज टू सरिताज क्रेडिट दैट शी एक्चुअली टुक अप द थिंग. हर फर्स्ट अपीयरेंस एवर ऑन स्टेज was in 1990 and it was in Marathi.
a language which was not her mother tongue, and there we used to work together on this. तो वो तब हम हुए. उसके बाद तो हम फिर रेगुलरली थिएटर भी करते गए. उसके बाद वॉइस ओवर्स भी रेगुलरली आने लगे. वॉइस ओवर्स तो अब भी रेगुलरली आते हैं. थिएटर भी मैं अभी इस समय ही एक प्ले कर रहा हूँ. रेगुलरली कुछ ना कुछ चलता रहता है. साल में 1.5 साल में एक प्ले कर लेता हूँ. वॉइस ओवर्स ऑलमोस्ट थ्राइस अ मंथ तो हो ही जाता है सेशन कोई ना कोई इसका. तो इट वर्क्स लाइक दैट. तो चल रहा है वो सारा कंटिन्यू ही रहा, मतलब रुका नहीं कभी. बीच में पोइट्री लिखी, मराठी में पोइट्री लिखी, फिर उसको पब्लिश किया, फिर एक मराठी पोइट्री सर्कल चलाया दिल्ली में. दैट वेंट ऑन फॉर अ ग्रेट मोमेंट ऑफ टाइम. बीच में एक बार रमन भनोट का फोन आया. रमन भनोट इज दैट फेमस स्पोर्ट्स कास्टर. ही कॉल्ड मी टू से नीलेश जी आपका कहीं से नंबर मिला है और मेरे स्टूडियो को अलग अलग लैंग्वेजेस में क्रिकेट कमेंट्री करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. तो मराठी के लिए मैं बॉम्बे से मंगाता हूँ क्योंकि यहाँ कोई करने को तैयार नहीं है. तो बॉम्बे वाला एक आया नहीं है, क्या आप आकर कमेंट्री कर दोगे? तो मैंने उसको बोला यार देख, मतलब बस ना तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है ना क्रिकेट के बारे में कुछ पता है. कि ये पता है एक बंदा कुछ फेंकता है, एक बंदा कुछ मारता है, उसके आगे तो क्या मुझे कुछ भी नहीं मालूम. तो व्हाट विल आई डू देयर? आई डोंट हैव एनीथिंग. ही सेड आई डोंट केयर. फैक्ट रिमेंस, एक कमेंटेटर है, उसको क्रिकेट का सब कुछ मालूम है. आप आ जाओ, आपने सिर्फ 2 ओवर्स के बीच में स्कोर कार्ड पढ़ना है ताकि उसको जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए. बेचारा सुबह से लेकर रात तक बोलता थोड़ी रहेगा. ही गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ. बीच बीच में आप जैसे अगर गाले में स्टेडियम में हो रहा है तो गाले के स्टेडियम के हम आपको स्टैटिस्टिक दे देंगे, इतना बड़ा है, इतना ये बाउंड्री है, वो पढ़ दो. यू यूज द माइक इफेक्टिवली. तो मैं उसके लिए वहां पहुंचा. तो मैंने 3 4 5 जो है वो उसके साथ किए. फिर देन आई रियलाइज कि ये बंदा तो ज्यादा हीरो बन रहा है यार. मेरे को तो इसने लगा दिया साइड में, मतलब ब्रॉन्ज मेडल दे दिया कि तू साइड में खड़ा हो, यू आर नॉट वर्थ एनीथिंग. मैंने बोला इसको तो मतलब करना है, मतलब हैंडल प्रॉपरली. तो फिर मैंने क्रिकेट की किताबें पढ़ी, क्रिकेट को इंटरनेट से डाउनलोड किया, फील्ड प्लेसमेंट्स देखी, दुनिया भर की चीजें करी. एंड आई एम ग्लैड टू सी दैट विद इन 1.5 2 months आई वाज डूइंग फुल फ्लेज्ड क्रिकेट कमेंट्री. सो अल्टीमेटली आई डिड अबाउट 200 ऑड मैचेस and I had great fun doing them. वो एक्चुअली अबैंडन होना पड़ा बिकॉज आई हैड माई हार्ट सर्जरी. और फिर क्रिकेट मैचेस के लिए आप फॉरेन टूर में आपको रात तक जागना पड़ता है. कई बार मैच रात को शुरू होकर सुबह खत्म होता है. आई वाज नॉट एबल टू डू इट, तो छोड़ दिया. बट दैट वाज अ ग्रेट पीरियड ऑफ माई टाइम. तो ऐसा बहुत कुछ किया यार, जो आ जाता है कर लेता हूँ. सही है सर. सो जैसे आप हमेशा कहते हो कि लाइफ को पॉजिटिवली लो, सो वो आपकी बातों से निकल के आता भी है. बट अभी आगे बढ़ना ज़रूरी है टाइम कॉन्स्टेंट के हिसाब से, शो के हिसाब से. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब हम उस बुक के बारे में बात करें जो बुक अभी अपकमिंग बुक है आपकी. तो अभी इस टाइम पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. प्रॉबेबली विद इन 1 week, विद इन 2 weeks जब ये रिलीज होगा, विद इन 1 week आपकी बुक आ जाएगी. तो बुक रिलीज की डेट आ चुकी है. प्री ऑर्डर भी ओपन हो चुका है. तो अभी तो सिर्फ पर्दा उठना बाकी है बुक के सामने से, है ना जी? तो ये सारी बातें आप ही बताइए. ध्यान से देखिए, ये किताब के बारे में अनाउंसमेंट हो रही है. ओके, दिस बुक इज कॉल्ड, इसका शायद ये पहला पॉडकास्ट होगा इस किताब का. पहली वाली किताब का तो तुमको पता है, कई जगह पॉडकास्ट और कई जगह वो हो चुके हैं, लिटफेस्ट अपीयरेंसेस हो चुके हैं. इसका ये पहला होगा. दिस बुक इज कॉल्ड अपराइजिंग, The Liberation of Dadra and Nagar Haveli, and this is published by West End Books, for whom I currently write. Now this book, तुम्हें मालूम है 1947 में we got independence. अभी हमने 15 अगस्त मनाया है, पीछे भी 78th year of independence. But 15th August is when the British left. The French left in 48, 1 year afterwards. कुछ हैदराबाद, कश्मीर, कुछ स्टेट्स थी जो बाद में मर्ज हुई. लेकिन इस सब के बाद भी 1954 की शुरुआत में the Portuguese had not left India. Portuguese were ruling Goa, Daman, Diu, and an enclave of 72 villages called Dadra and Nagar Haveli, which is between Gujarat and Maharashtra. तो ये वो अभी भी रूल कर रहे थे, and they were refusing to quit. और कुछ international reasons के कारण, which the book will detail, the Indian government was not able to interfere. तो कुछ individuals ने, बच्चों ने 18 साल से और 25-27 साल के बीच के बच्चों ने ये इरादा बनाया कि अगर सरकार इसको आज़ाद नहीं कराएगी तो हम कराएंगे. और उन्होंने राइफल्स, पिस्तौल्स खरीदी, जिसके लिए पैसे उनको लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी ने दिए, क्योंकि उनमें से एक म्यूजिक डायरेक्टर था. पैसे कहीं से इंतजाम हो नहीं रहा था. दे वेंट टू लता मंगेशकर एंड टोल्ड हर द स्टोरी. शी सेड मैं एक कॉन्सर्ट करती हूँ, उस कॉन्सर्ट के टिकट मनी से जो पैसे आएंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम जाके खरीदो. हैदराबाद से ये ब्लैक में पिस्टल्स एंड राइफल स्मगल करके लाए यहाँ पर पुणे, उनको असेंबल किया, उन पर ट्रेनिंग की, और इन्होंने दादरा नगर हवेली के 72 गाँवों पर अटैक किया. जब अटैक किया तो मैक्सिमम पे जाकर ये लोग केवल 29 थे. और सिलवासा जो उनका कैपिटल है उसमें 375 सोल्जर्स थे, जिनके पास कार्बाइन, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स, एवरी काइंड ऑफ
weapon was available. But yet in spite of that, they gathered together, एक एक थाना उनका लेते गए, हर एक थाने से पिस्टल्स और राइफल्स ऐड करते गए, हर एक बार पीछे से लोगों को रीइंफोर्समेंट्स को बुलाते गए और अल्टीमेटली इन्होंने इनको सिलवासा से मार भगाया. Now this is a heroic story. Odds against all odds, risking their lives, they actually liberated दादरा एंड नगर हवेली के 72 गांव जो करीब करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के हैं. इसकी कहानी मेरी इस किताब में है. कहानी नहीं है, इट इज़ अ रियल हिस्ट्री. मुझे ये अगेन ऊपर वाले की करम है कि मुझे वो मोहरा बनाया गया जिसके माध्यम से ये कहानी लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि किसी को नहीं पता इस बारे में. सर यहाँ पे मैं आपको इंटरफियर करना चाहूंगा और मैं दोबारा से उस बात पे वापस आना चाहता हूँ जिस बात के लिए आप जाने जाते हो, रिसर्च और हार्डवर्क और मेहनत. आपने इस बुक की रिसर्च के टाइम पे भी वन ऑफ द लिबरेशन फाइटर्स, वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स से आपने कांटेक्ट किया और आपने मुझे थोड़ा सा इन ब्रीफ ये बताया कि यार मुझे उन्होंने कहा था कि जब मैं फ्री हूँगा, जब मिल सकता हूँगा, मैं बता दूंगा. आप इस उम्मीद में कि वो आपको मिल सकेंगे, आप तकरीबन 10 दिन तक जाके गोवा में डेरा लगा के बैठ गए कि जिस दिन फोन करेंगे मैं चला जाऊंगा घर पे. तो उस एक फोन कॉल के इंतजार में, एक दिन के वेट में कि कब वो बुलाएंगे, आप तकरीबन 10 दिन गोवा में बैठे रहे कि जब वो फोन करेंगे मैं पहुंच जाऊंगा. तो दिस इज अगेन दैट हार्ड वर्क दैट हैज गॉन बिहाइंड राइटिंग दिस बुक. तो वो इंसान कौन थे, अगर आप उनके बारे में बता सकें. और उनसे पहले भी ये कहानी मिली कैसे मुझे, जब किसी को नहीं पता तो मुझे कैसे पता है. मैं ट्रेन में नासिक जा रहा था फुटस्टेप्स ऑफ राम की कुछ रिसर्च के लिए. तो मुझे ट्रेन में चलना अच्छा लगता है. मैं फ्लाइट से ज़्यादा ना कंफर्ट में महसूस करता हूँ ट्रेन में. तो ट्रेन में एसी सेकंड में हम लोग, मैं और वाइफ इधर बैठे थे, दूसरी तरफ सरिता बैठे थे और उधर देयर वाज एन ओल्ड मैन 89-90 ईयर्स के और उनका बेटा था 45-50 साल का. वो बैठे थे, मराठी बोलने लगे तो हमने भी बातचीत की क्या है. तो उनसे पूछा कि क्या है, कैसे है, कहाँ से आ रहे हो, क्या. तो जैसे मेरे फादर फ्रीडम फाइटर है. तो मैंने उनको पूछा कि गांधी जी के साथ थे क्या. नहीं, मेरे पिताजी ने तो बंदूक उठाई थी. मैं वो बंदूक किसने उठाई भाई. इंडियन नेशनल आर्मी, भगत सिंह, चिटागोंग अपराइजिंग, नेवल अपराइजिंग. कहता नहीं. मैंने कहा इनके अलावा तो बंदूक उठाई किसने. वी डोंट नो अबाउट एनीवन. हालांकि बहुत लोग थे लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है. तो देन ही टोल्ड मी दिस स्टोरी. तो जैसे बात होती है, मैंने कहा यार मैं एक ऑथर हूं, मैं इसकी किताब बनाना चाहता हूँ. ठीक है, पुणे आना, बात करना. और उस चीज के बाद 1.5 साल तक मैं उनके पीछे लगा रहा. पुणे में 3 बार गया, तीनों बार मुझे वो रिफ्यूज कर दिया उन्होंने मिलने से कि नहीं यार ऐसे बहुत आते हैं. तो 3 बार मिला. अल्टीमेटली 4th टाइम दे एग्रीड टू मीट मी एंड देन दे सेड कि आप बहुत परसिस्टेंट हो, ये हमारा लिटरेचर ले जाओ. इतनी किताबें उन्होंने मुझे दी, ये ले जाओ, इनको पढ़ो और इसमें से कोई बात करनी तो हमसे करो. अब वो क्या हुआ, मैंने स्टोरी बना ली इनिशियल, पर मैंने रियलाइज किया कि ये तो सिर्फ पुणे वालों की स्टोरी है. इसमें गोवा के भी कुछ लोग हैं, इसमें सिलवासा के कुछ ट्राइबल्स भी हैं. अब इनको भी कॉन्टैक्ट करना है. तो उसमें से एक नाम आया प्रभाकर सिनारी. Prabhakar Sinari was one of the leaders of that movement. Subsequently, he became an IPS officer, went on to be IGP, and he was almost second in command to Mr. Ribeiro when he was posted in Punjab at the time of the insurgency in Punjab. So he was that prominent a police officer. उनका नाम आया. अब उसको एक प्रभाकर सिनारी नाम से गोवा में ढूंढूं कहाँ. तो मैंने एक जस्ट एट रैंडम ना, मेरी कोई पुरानी दोस्त है जो गोवा की है, बॉम्बे में रहती है, उन्होंने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला हैप्पी लिबरेशन डे वगैरह. तो मैंने उसको मैसेज भेजा कि डायना, आई एम राइटिंग सच अ बुक और डू यू नो एनीबडी फ्रॉम द फ्रीडम फाइटर सर्कल. शी सेड आई हैव लेफ्ट गोवा 25 years बैक, आई डोंट नो एनीवन बट आई विल पुट इट थ्रू. उसने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अलग अलग डाल दिया. ऐसा 7th डे मुझे इतने सारे फोन नंबर आ गए लिस्ट में. उसमें एक प्रभाकर सिनारी जी का भी था. दिस इज द मैन वी वर टॉकिंग अबाउट. इत्तेफाक है, भगवान चाहता है मैं लिखूं, है ना. तो मैंने उनको फोन किया. द मोमेंट आई कॉल्ड हिम ही सेड आई हैव डन माय ड्यूटी टुवर्ड्स माय कंट्री एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. खत्म, बात खत्म. फिर मैंने दोबारा किया, तिबारा किया, चौथी बार किया. सो फाइनली ही सेड यू आर क्वाइट अ परसिस्टेंट गाय, ठीक है, आई लेट यू नो व्हेन टू कम. तो मैंने बोला कि मतलब लेट यू नो व्हेन शैल आई कॉल यू. ही सेज नेक्स्ट टाइम यू आर इन गोवा यू कॉल मी, वी विल सी. मैं और सरिता तीसरे दिन गोवा पहुंच गए. तीसरे दिन उसको फिर फोन किया. ही सेड आई टोल्ड यू टू वेट. आई सेड बट आई एम इन गोवा. यू सेड नेक्स्ट टाइम यू आर इन गोवा यू कॉल मी. आई हैव कॉल्ड यू. So tell me what to do. He says I don't have time today. फिर हम उनको रेगुलरली फोन करते गए. फाइनली 8th डे उन्होंने हमें बुलाया और 8th डे जब बुलाया तो वो 3.5-4 घंटे मेरे साथ बात की और अपनी लिखी हुई बुक भी दी और भी डिटेल्स दिए और कनेक्शंस दिए वहां पे जो गोवा के लोग गए थे. बिकॉज इस पूरे स्ट्रगल में कुछ लोग पुणे के थे, कुछ लोग गोवा के थे. दे हैड कंबाइंड टुगेदर. फिर वो पूरा लाइन ट्रेस करी और उन सब लोगों से बातचीत करी ओवर 3 days एंड आई गॉट सो मच मटेरियल. उसमें से निकला सिलवासा कि वहां के ट्राइबल्स भी इन्वॉल्व थे.
अब हम सिलवासा पहुंच गए। सिर्फ एक टेलीफोन नंबर था, मिस्टर दीपक जाधव, हु यूज्ड टू बी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी ऑफ दादरा नगर हवेली, उनको बुलाया। जब उनसे हमने बात की, उनको समझाया कि कितना हमने काम किया, ही वॉज वेरी एंथुसियास्टिक। ही सेज यहाँ की कहानी अब तक लिखी ही नहीं गई है। मतलब गोवा वालों ने गोवा की कहानी ली, गोवा का पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, पूना वालों ने पूना का पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, ट्राइबल्स का पॉइंट ऑफ व्यू किसी ने लिखा ही नहीं है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बुलाता हूं। तो हम उनके साथ 4 दिन तक सिलवासा के जंगलों में घूमे और उन लोगों को लोकेट किया जिन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर फाइट किया था। 92 साल के ट्राइबल्स, खड़े नहीं हुआ जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, और वो ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं कि जो मराठी का एक ऐसा वर्जन है जो हमारी समझ में नहीं आया। तो उनसे हमने पूरी की पूरी स्टोरी उनकी ली, एंड फिर मैंने ये तीनों स्टोरीज कंबाइन करी, डॉक्यूमेंट्री रिसर्चेस को ऑथेंटिकेट किया और उसके बाद ये किताब लिखी। सो इट इज द मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन। पूरी किताब में कोई 275 तो साइटेशंस है, अलग अलग जगह से, रिसर्च पेपर्स के, हिस्टोरिकल पेपर्स के, ये, एंड देन दैट्स व्हाई इट्स वर्कड आउट टू बी अ वेरी ऑथेंटिक पीस ऑफ हिस्ट्री। सर, आपकी ये 4-5 मिनट की नरेशन से ही पता लग रहा है कि अब जितनी मर्जी बड़ी बुक हो, जितने मर्जी पेजेस हों, बस ये 4-5 मिनट अगर किसी ने सुन लिया तो अब बुक तो पढ़नी पड़ेगी। डेफिनेटली दिल करेगा, एंड नॉट जस्ट बिकॉज इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, बट बिकॉज इसके बारे में लिखा कम गया है या जाना कम गया है, बिल्कुल तो क्यों ना इसके बारे में भी जाना जाए। इट्स इंपॉर्टेंट। सर, नाउ ऑफ कोर्स वंस अगेन बेस्ट विशेस फॉर द बुक। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन विद द शो, अभी हम राइटिंग की और बुक की सारी बातें कर ही रहे हैं। Sir, as a writer, what are the challenges that a writer faces? And I really want to know this from you because अभी आप, जैसे आपने कहा, ड्रीम कम ट्रू फेज में से निकल चुके हैं कि जिन पब्लिशर्स तक पहुंचना भी मुश्किल है, उन पब्लिशर्स के साथ आपकी बुक्स पब्लिश हो रही हैं। Now there are many things going around for a fresh writer, even for an experienced writer. So, in your opinion, what are the challenges that a writer goes through? I think the biggest challenge that a writer faces, or the biggest attitudinal thing that he should have, is that he should always be authentic. See, nowadays what is happening is that people are putting the cart before the horse. I mean, ये है कि राइटर बनना है यार, राइटर ऐसे नहीं, राइटर बनना है करके राइटर नहीं बनते। आपके पास कहने के लिए कुछ हो तो आप उसको लिखते हो और राइटर बनते हो। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, दैट यू डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। डोंट से कि मुझे राइटर बनना है, मैं कुछ लिख लेता हूं यार, ऐसा नहीं। पहले ये देखिए कि आपके पास क्या कहने के लिए कुछ है, कुछ ऐसा है जो अंदर ऐसे, जैसे ये स्टोरी थी, जो अंदर आपको ऐसे उबाल के आ रहा है कि आपका मन कर रहा है कि मैं इसको बताऊं लोगों को। तो द चैलेंज इज टू लोकेट दैट कोर which exists within you, that story, that episode, that incident, which you know that you just have to communicate to people. You get to that, then the rest of the process becomes very easy. The challenge is recognizing the authenticity of your responses, your experiences, and finding out a story from there. And then operational challenges are there. Operational challenges are फॉर इंस्टेंस, ये अब किताब थी, इसके लिए इतने लोगों को ढूंढना क्या जरूरत थी? मैं एक आदमी इन्वेंट कर लेता गोवा का और उसकी कहानी बना के डाल देता तो डाल सकता था ना। द चैलेंज इज अगेन बीइंग ऑथेंटिक, दैट इफ यू आर राइटिंग समथिंग, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टोरी, दैट इट शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट. You have also got a responsibility towards the language, that you should use the correct language and use it in the proper way. So authenticity is important. You should be true to yourself in telling the story. You should be true to the characters. जैसे ये वाली किताब थी, इसमें मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि इसकी हिंदी फिल्म बहुत अच्छी बन सकती है, बड़ी ड्रामेटिक सी स्टोरी है। तो उन्होंने बोला इसको ऐसा करो कि इसको इस तरह से लिखो कि पिक्चर की तरह, उसमें किसी का एक रोमांस एंगल डाल दो, किसी का ये एंगल डाल दो कि वो मतलब पीछे अपनी वाइफ को छोड़ के आया था, उसके बारे में सोचता था, तो बोला प्रोड्यूसर पिक्चर में गाने वाने डाल देगा। आई डम्प्ड दैट पब्लिकेशन एंड आई डम्प्ड दैट एजेंट। वो नहीं करना मुझे काम इनके साथ, किस लिए कि मुझे स्टोरी के साथ ईमानदारी दिखानी है। इन लोगों ने जिंदगियां लगा दी अपनी और मैं केवल मूवी राइट्स बेचने के लिए उसमें गाने डाल दूं, इट मेक्स नो सेंस। तो चैलेंजेस आर मेनी, बट आई थिंक बीइंग ऑथेंटिक टू योरसेल्फ and being responsible to the story, the characters, and the language that you use in it. These are very important. Definitely, sir. शो क्लोज करने से पहले लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा सर। एक क्वेश्चन, अब हम राइटिंग की और इन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं तो बहुत मॉडर्नाइज हो रहा है सारा कुछ, और इस मॉडर्नाइजेशन में एक नई चीज़ आई है हमारे सामने, एक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उस AI के आगे बहुत कुछ है जिसमें वीडियोस, राइटिंग, सब कुछ है जो AI अपने आप कर रहा है। अभी हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो AI क्या, अगर मैं एग्जांपल दूं तो मुझे यहाँ तक भी कहा जाता है, जैसे आपने कहा रिसर्च, अगर मैं एक पोएम लिख रहा हूँ तो कई बार मैं 2-2 महीने तक एक पोएम के बारे में सोच के भी लिखता हूँ, और कई बार मेरा दोस्त सामने बैठ के हंसने लगता है कि यार 10 सेकंड में AI पे डालेंगे तो इस कंसेप्ट पे पोएम आ जाएगी, तू 2 महीने में क्या डाल रहा है इसमें।
अब क्या AI राइटर्स को ऐसे रिप्लेस करने लगेगी, और अगर ऐसे करने लगेगी तो राइटर्स का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लोअर होगा? सो हाउ डू यू सी AI? आलू की सब्जी, आलू काटे, प्याज डाले, हल्दी मिर्च डाला और मसाले डाले और उसको गैस पे इतनी देर तक चलाया तो बन जाती है। ये प्रोसेस है, कुक बुक में से आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन जितने लोग बनाते हैं क्या उनके हाथ का स्वाद एक ही होगा? सबका अलग अलग होगा ना। वैसे ही राइटिंग का है। सी, ऑल सेड एंड डन, AI सुनने से तो ये बड़ा खुदा लगता है, लेकिन उसको जब पूरा बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो है तो आर्टिफिशियल ही, नेचुरल तो उसमें कुछ भी नहीं है। व्हाट विल AI डू? AI will pick from amongst the inputs already available on the net, and from that it will craft your story, and it will work on algorithms. Therefore certain specific calculations will be made. इसलिए अगर 2 और 2 4 है तो वो 2 और 2 4 ही करेगा। तू एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फीड करे और मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फीड करे, हमारी कहानियां वैसे ही आएंगी एक दूसरे की। अगर हम रिपीट्स मांगते हैं तो तीसरे चौथी बार भी वैसे ही आएंगे, बिकॉज जो नॉलेज अवेलेबल है उसमें से तो करेगा काम ये। सिर्फ इंसान है जो 1 और 1 को जोड़कर 2 बना सकता है, 22 बना सकता है, 222 बना सकता है, हलवा बना सकता है और स्विट्जरलैंड की ट्रिप भी बना सकता है। So that is a unique human capacity, that we can fuse different things together and create something which is much larger than this. Now that I think AI will never be able to do. Because AI जिस स्टेट में करंट है उस स्टेट में तो AI बहुत इंसानों की तरह झूठ भी बहुत बोलता है। तुम्हें पता है कि मतलब AI में अगर आप इनपुट्स डाल दोगे तो इतनी झूठी बातें आएंगी कि आप मतलब सोच कर रह जाओगे कि इतना झूठ तो मैंने कभी नहीं बोला जितना ये बोल रहा है। एंड वी आर ट्रस्टिंग इट ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज इट इज अपियरिंग ऑन अ लैपटॉप स्क्रीन और अ मोबाइल स्क्रीन। तो इसीलिए AI इवन एट इट्स बेस्ट will be only mechanical. Between doing something mechanically and between doing something from the heart, there will always be a difference. Therefore, an author will always survive. वो तेरा फ्रेंड 10 पोएम तो लिख देता, लेकिन वो क्या 10 पोएम्स तेरी एक पोएम जितनी सेंसिटिव होती? दैट इज द इशू। पोएम प्रोड्यूस करना, इसीलिए मैंने आलू मटर सब्जी का एग्जाम्पल दिया। हर एक जना कुक बुक पढ़कर उसी तरह की आलू मटर की सब्जी बनाएगा, लेकिन टेस्ट सबका अलग अलग होगा। एक में आप चटकारे लोगे, एक में कहोगे ये क्या खा लिया। वैसा ही है, हर पोएम है, लेकिन हर पोएम यहां नहीं लगती। सोच के लिखी हुई पोएम किसी की तो यहां लगेगी, और AI से बनाई हुई पोएम लग गई तो लग गई, नहीं तो पढ़ के सुना दो। आप AI के ही मुशायरे में गाओ, AI के ही लोग वहां आपको लाइक्स दे देंगे और आप बहुत खुश हो जाओ कि मैं बड़ा पोएट हो गया। बट दैट इज नॉट द एक्चुअल ट्रूथ। देयरफॉर AI, टू माई माइंड, I challenge people on this, it will never replace human beings. It cannot replace human beings. इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सर, क्योंकि बहुत इजीली कह दिया जाता है कि AI ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपने बोली है। मूविंग टुवर्ड्स द एंड सर, it is important to talk about it because अभी हम AI की भी बात कर रहे हैं, राइटर्स की बात कर रहे हैं। So there are a lot of budding writers out there listening to this podcast. Even if they are not listening, there are a lot of people who are watching and they may convey the message further. What is your message to the budding writers who are out there in this world, जो इस टाइम पे AI के स्ट्रेस के नीचे भी हैं, और बहुत तरह का स्ट्रेस रहता है, बट जिनको ये लगता है कि अभी मैं राइटर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, बट मैं क्या राइटर बनूंगा अगर AI मुझे रिप्लेस कर देगा। सो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द बडिंग राइटर्स आउट देयर लुकिंग राइट इनटू देयर आईज, राइट इनटू द कैमरा? देख, 2 चीजें। एक तो अभी तक इतनी देर तक तूने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। अब मैं तेरे इस सवाल का जवाब देता हूँ, और एक ऐसा जवाब देता हूँ जिसका तूने सवाल पूछा नहीं अभी तक। वो मेरा प्रेरोगेटिव है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। तो फर्स्ट अबाउट द ऑथर पार्ट, AI विल नेवर रिप्लेस यू, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग फ्रॉम द सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अब आज की तारीख में मैं और मुबारक बैठे यहां बात कर रहे हैं, हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज की बातों का तुम्हारा रिस्पॉन्स कुछ अलग है, मेरा कुछ रिस्पॉन्स अलग है। लाखों न्यूरॉन्स है मेरे ब्रेन में, लाखों न्यूरॉन्स है तुम्हारे ब्रेन में। ये दोनों एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं, और इंटरैक्ट करके एक मेमोरी बना रहे हैं। ये मेमोरी बाकी सारी मेमोरी से टोटली अलग से होगी। इसके अलावा हमारे कैमरामैन साहब, एडिटर साहब, जितने भी लोग स्टूडियो में खड़े हैं, वो लोग भी सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम उनकी न्यूरॉन्स के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। यानी केवल इस स्टूडियो के 5-7 लोगों के हम कैलकुलेशन करें तो मल्टी ट्रिलियन इंटरैक्शन इस समय हो रही हैं, एंड ईच वन इज बीइंग क्रिएटेड इनटू अ मेमोरी। तो तुम सोचो कि तुम पूरी जिंदगी में कितने लोगों से इंटरैक्ट किए हो, कितने लोगों को सुने हो, कितने लोगों से इन्फ्लुएंस हुए हो, और कितने ट्रिलियंस ऑफ इनपुट्स आर स्टोर्ड इन योर ब्रेन। इतना कभी कोई नहीं कर सकता।
तो ट्रस्ट द इनपुट्स दैट आर हियर, और इन सारे इनपुट्स को लेके यहां से लिखोगे तो जो तुम लिखोगे वो ऑथेंटिक होगा हमेशा। और फेम के लिए मत जाओ, डोंट से इसको इतनी रॉयल्टी मिल रही है, इसको इतना एडवांस मिला है तो मुझे मिलना चाहिए। आई टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। मैं जब ऑथर बना तो मेरे बहुत दोस्तों को लगा कि हम भी ऑथर बन सकते हैं, क्योंकि फैक्ट रिमेन्स की मतलब अगर गधा लिख सकता है तो हम तो इंटेलिजेंट है, हम तो लिख लेंगे, ये कॉन्सेप्ट था। तो एक भाई मेरे पास आया, बोलने लगा नीलेश किताब लिखनी है। वो बहुत बढ़िया बात है। बोले यार पब्लिकेशन कहाँ से होएगा, क्या होगा, कहाँ से लॉन्च कहाँ होगा, क्या होता है, सब बात होगी। कहता है ये तो सब फाइनल हो गया। मैंने बोला अब बता किताब किस बात पे लिखनी है तूने। बोला ये तू मुझे बताएगा। मैंने बोला फिर तू क्या ऑथर हुआ भाई, जब तेरे पास कहने को कुछ नहीं है। तो डोंट बी दैट काइंड ऑफ पर्सन, डोंट बी लेड बाय द Litfest invite, don't be led by the podcast, don't be led by the money that is to be made or seeing your name appear in print. Have a story, and as authentically, as honestly as possible, using the totality of your experience, tell that story. The world will take care of the rest. That's my answer to your question. And पता क्या होता है, जब आप एक तो मतलब बाल सफ़ेद हो जाए, फिर आप 70-68 साल के हो गए हो, तो मतलब सीनियर हो गए हो, तो आपका अधिकार ये बनता है कि हर किसी को लेक्चर दो, जैसे मैं तुझे भी देता हूँ। इसलिए आई actually started thinking of what is my core philosophy. So I've got two core philosophies. One is I always take responsibility for myself. I never say कि मेरा ये हो जाता लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसे किया या इधर से ऐसे हो गया। अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो वो मेरी जिम्मेवारी है, और उसके लिए जो भी करना जरूरी है वो करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Therefore I will use all my energies to see कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसको जैसे मैं चाहूं वैसे क्रिएट कर सकूं। कभी सक्सेस होती है, कभी नहीं होती, दैट्स गॉड्स विल, पर आप कोशिश करते रहेंगे, जिम्मेवारी अपने ले लेंगे। तो फर्स्ट मैसेज टू ऑल द यूथ आउट देयर इज take responsibility for your own actions. Do not blame others. And the second one is what I have mentioned before, always say yes to life. If I had said yes to no to Raman Bhanot, I wouldn't have been a commentator. If I had said no to Vikrant Pandey, I wouldn't have been an author. If I had said no to my teacher who asked me at the age of 6 कि play में part करोगे, then I wouldn't have been an actor. I wouldn't have been a voiceover artist. So I've been doing this consciously, subconsciously, all the time. I've been saying yes to life. So when life calls you, say yes to it. If you don't say yes, life will सीधा कोने में खड़े हो जाओ, बहुत लोग हैं लाइन में. Don't be one of those. Say yes and move right up. थैंक यू सो मच फॉर दोज वर्ड सर। ऑफ कोर्स टाइम कॉन्स्टेंट के हिसाब से हमें बातें ख़त्म करनी पड़ती हैं, शो क्लोज करना पड़ता है, बट ऑफ कोर्स ये बातों का सिलसिला आई डोंट थिंक अभी यहाँ पर ख़त्म हुआ है। आज हम बुक रिलीज से पहले ये सारी बातें कर रहे हैं। बुक रिलीज़ होगी और बहुत सी बुक्स आएंगी और दोबारा आपको शो पे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये ऐसी पॉजिटिव बातों का आना और इतनी नॉलेज, इतनी मेहनत की बातों का आना सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे यंगस्टर्स की एज से निकल भी चुके हैं, ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी मोटिवेशन सबको हमेशा चाहिए सर। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हैव यू ऑन द शो वंस अगेन वेरी सून। Pakka. Thank you so much. And good Thank day you to so much for taking out time and being on the Mubarak Show. You take care. And wishing the very best for your upcoming book, sir. Thank you so much. You take care. Thank you so much, sir. I hope आज का ये एपिसोड आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह ऐसा ही पॉजिटिव, मोटिवेशनल, मेहनत से भरपूर कंटेंट आपके साथ लेके आते रहेंगे, सो दैट आप सबको भी बहुत सारी मोटिवेशन मिले, बहुत सी पॉजिटिविटी मिली। और अगर 1% भी कहीं पॉजिटिविटी लाइफ से ख़त्म हो रही है, जा रही है, 1% भी कुछ लाइफ में मिस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉजिटिव बातें सुन के, ऐसी पॉजिटिव पॉडकास्ट देख के आपकी वो सारी चीज़ें फुलफिल हों, आपको और पॉजिटिविटी आए, मोटिवेशन मिले। और अगर कहीं क्विट करने का 1% भी विचार मन में आ रहा है, तो वो क्विट करने का विचार तो निकल जाए और दोबारा से वो मेहनत वाली वाइब जनरेट हो, एंड यू शुड अचीव व्हाट यू रियली वांट टू अचीव। एंड ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो ऑफ कोर्स हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हमारे कंटेंट को एप्रिसिएशन मिल रही है। सो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले कंटेंट की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। अगले हफ्ते अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।